हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज संस्कृति मकवाना, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। आज हम क्लास 11th की हॉर्नबिल बुक का चैप्टर 2 वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर के जो राइटर हैं जॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट है। इन्होंने दोनों ने कोलैबोरेशन में मीन साथ में मिल करके इस चैप्टर को लिखा है, इस स्टोरी को लिखा है। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर मीन्स ये एक बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस स्टोरी है। यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे नरेटर है और उनकी फैमिली के सामने मौत खड़ी होती है, मीन्स वो मौत के मुंह में से बाहर निकल करके आते हैं। तो इसीलिए इसका टाइटल इतना करेजियस रखा है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। और ये इसी स्टोरी में किसी कैरेक्टर का एक डायलॉग भी है, किसी कैरेक्टर ने इस कोटेशन को कहा है, उसी को यहाँ पर एज अ टाइटल दिया गया है। तो बेसिकली मैं आपको स्टोरी पहले समझा देती हूँ, थोड़ा स्टोरी का प्लॉट क्लियर कर देती हूँ कि स्टोरी किसके बारे में है, ताकि आप लोगों को पूरी स्टोरी समझने में आसानी हो। यहाँ पर जो ये स्टोरी है, एक 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन हमको सुना रहे हैं, जो एक 200 ईयर पहले जेम्स कुक नाम के कैप्टन ने एक जर्नी किया था, एक व्योज किया था। व्योज मीन्स समुद्री रास्ते से यात्रा करना। तो जेम्स कुक ने आज से 200 ईयर पहले किया था, जब ये जो हमारे नरेटर हैं इन्होंने किया था। इससे 200 साल पहले जो जेम्स कुक ने जैसा व्योज किया था, पूरे वर्ल्ड का व्योज मीन्स समुद्री रास्ते से जाकर के पूरे वर्ल्ड का एक चक्कर लगा करके आना, तो वैसा ही चक्कर ये जो बिजनेसमैन है 37 ईयर ओल्ड, इन्होंने इनकी वाइफ के साथ और इनके एक बेटे और एक बेटी के साथ एक व्योज प्लान किया था। और ये भी उस जर्नी पर जाते हैं। जब ये निकलते हैं तब तो इनका जो फर्स्ट पार्ट होता है जर्नी का बहुत अच्छे से निकल जाता है, बट आगे जब ये सॉदर्न इंडियन ओशियन में जाते हैं तो वो बहुत तूफानी एरिया है, वहाँ का जो सी है उसमें स्टॉर्म्स आते ही रहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, स्टॉर्म्स का सामना करना पड़ता है इनको बहुत सारे, और इनकी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि इनका बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और कैसे ना कैसे करके राइटर और उनकी फैमिली अपनी जान बचा करके एक आइलैंड पर फाइनली पहुंचते हैं। तो वही हम इस स्टोरी में देखेंगे। यहाँ पर नरेटर ने हमको एक एक लाइन, एक एक पॉइंट इतना डिस्क्रिप्शन में दिया है कि हम उस स्टोरी को क्या करेंगे, हम उस व्योज को फील कर सकेंगे, हमें लगेगा कि हम भी उनके साथ थे उस व्योज पर। चलिए तो स्टोरी को शुरू करते हैं। In July 1976, my wife Mary, son Jonathan, 6, daughter Suzanne, 7, and I set sail from Plymouth, England, to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. अब ये जो 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन है, यही हमारे नरेटर भी। यहाँ पर जितनी बार आएगा, ये कौन है, ये 37 ईयर ओल्ड जो बिजनेसमैन है जिन्होंने ये जर्नी की थी, कैप्टन है ये। तो ये बोल रहे हैं कि जुलाई 1976 में इनकी वाइफ मैरी, इनका 6 साल का बेटा जिसका नाम है जोनेथन और जिसको प्यार से ये जॉन कहते हैं, इनकी 7 साल की एक बेटी जिसका नाम है सुजैन जिसको प्यार से ये शू कहते हैं, इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। सेल मीन्स तैरना। स्टार्ट कर दिया, कहाँ से किया, इंग्लैंड के प्लेमाउथ से। ऑब्वियसली ये ब्रिटेन में रहते थे, इंग्लैंड में रहते थे, वहां के प्लेमाउथ एरिया से इन्होंने स्टार्ट किया। और ये क्या करना चाह रहे थे, टू डुप्लीकेट। डुप्लीकेट मीन्स कॉपी करना। कौन से व्योज को कॉपी करना, जो आज से 200 साल पहले मीन्स 1976 से 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने किया था। पूरे वर्ल्ड का एक व्योज किया था, पूरी दुनिया की एक जर्नी की थी बाय सी के रास्ते से। तो वही जर्नी को ये भी सेम क्या करना चाह रहे थे, कॉपी करना चाह रहे थे। For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamed of sail in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years, we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British water. अब ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पर ये बिजनेसमैन, ये बोल रहे हैं कि कई दिनों से मैंने और मेरी ने एक सपना देखा था। क्या सपना देखा था कि हम भी क्या करेंगे, ये 200 ईयर पहले जो जेम्स कुक ने जो जर्नी करी थी वैसी ही जर्नी करेंगे हम भी। इस फेमस सी में क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और सी के रास्ते को एक्सप्लोर करेंगे, और हम भी क्या करेंगे, वर्ल्ड का, दुनिया का एक चक्कर लगा करके आएंगे। और इसके लिए पिछले 16 सालों में जितना भी इनको लीजर टाइम, लीजर मीन्स फ्री टाइम मिला है, उसमें ये क्या कर रहे थे, होनिंग आवर सी फेयरिंग स्किल्स। होनिंग आवर सी फेयरिंग स्किल मतलब कि आपकी किसी भी स्किल को और ज़्यादा निखारना, तराशना। मीन्स ये सेलिंग कर सकते हैं, बट ये और ज़्यादा तराश रहे थे अपने उस हुनर को। मीन्स समुद्र में यात्रा करने का जो इनका हुनर है, कैसे वो टैकल करेंगे शिप को, बोट को, वो सब कुछ क्या कर रहे थे 16 ईयर में जितना भी लीजर टाइम मिला, मतलब एक तरह से आप समझ लीजिए उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे। Our boat, Waywalker, a 23-meter, 30-ton wooden hulled
beauty had been professionally built, and we had spent months fitting it and टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड। अब इनकी जो बोट है जिससे ये जर्नी को कंप्लीट करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं अभी, तो उसका इन्होंने नाम रखा है, क्या नाम रखा है? वे वॉकर। और वो कितनी लंबाई है उसकी? 23 मीटर लॉन्ग है और 30 टन उसका वेट है। और इसको प्रोफेशनली प्रिपेयर किया गया है, प्रोफेशनल ने प्रिपेयर किया है, प्रोफेशनल्स जो बोट मेकर है उनके द्वारा इसको बनवाया गया है। और उसके बाद कई महीनों तक, मंथ्स तक राइटर ने क्या किया है? इसकी टेस्टिंग की है रफेस्ट वेदर में। रफेस्ट वेदर मतलब जितना भी खराब मौसम हो सकता है समुद्र में। ऑब्वियसली समुद्र में बहुत ज्यादा क्या होते हैं? स्टॉर्म्स आते हैं, तूफान आते हैं। तो जितने भी तूफान उनको मिले, जितने भी रफेस्ट मौसम वेदर उनको मिले, उसमें उन्होंने क्या करके देखा? इसको ट्राई करके देखा, इसका टेस्टिंग करके देखा कि इनका वेव वॉकर सर्वाइव कर पाएगा या नहीं। रफेस्ट वेदर को जब मौसम खराब होगा तो क्या इनका वेव वॉकर उस मौसम में चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। The first leg of our planned 3-year 1,05,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town। अब जो लेग मतलब यहाँ समझ लीजिए पार्ट, इनकी जर्नी का पार्ट जो था, इनकी जर्नी कितने साल की थी? 3 ईयर की। मीन्स ये पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाने वाले थे, लगभग 1,05,000 किलोमीटर चलने वाले थे। तो उसमें इनको कितने साल लगने वाले थे? लगभग 300 ईयर लगने वाले थे। तो उसका जो फर्स्ट फेज था, मीन्स फर्स्ट जो पार्ट था, वो बहुत ही प्लेजेंटली बीत गया, बहुत ही अच्छा, खुशी खुशी ये पहुंच गए। कहाँ पर पहुंच गए? इंग्लैंड से पहुंच गए ये अफ्रीका के केप टाउन तक। देयर बिफोर heading east, we took on 2 crewmen, American Larry Weigel and Swiss Herb Sigler, to help us tackle one of the world's roughest sea, the Southern Indian Ocean। अब आगे जब ये जा रहे थे ईस्ट की तरफ, साउथ अफ्रीका से, सॉरी अफ्रीका से जब ये आगे बढ़ रहे थे, तो इन्होंने क्या किया? वहां पर 2 क्रू मैन हायर कर लिए। यहाँ पर ये क्रू मैन क्या होता है? जो शिप्स पर और बोट पर हेल्पिंग के लिए और अलग अलग वेदर को टैकल करने के लिए, हेल्प करने के लिए, ये भी क्या होते हैं? प्रोफेशनल होते हैं। तो इन क्रू मैन को इन्होंने हायर कर लिया। ये जॉब करते हैं एक तरह से, जैसे आप कहीं घूमने जाते हो तो गाइड हायर करते हो ना, ऐसे ही ये क्रू मैन है। तो ऑब्वियसली समुद्र के रास्ते से व्योज कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है? ये क्रू मैन को इन्होंने 2 हायर कर लिए, जिनके नाम है लेरी विगिल एंड हर्ब सिजलर। क्यों किया? क्योंकि जब आगे जो जाने वाले थे राइटर, हमारे नरेटर, वो कहाँ जाने वाले थे? सदर्न इंडियन ओशियन में। और ये सबसे ज्यादा रफेस्ट सी है, मतलब यहाँ पर आए दिन बड़े बड़े क्या होते रहते हैं? स्टॉर्म्स, तूफान आते रहते हैं। On our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales। अब देखिए, अभी बताया था मैंने आपको कि ये जो साउदर्न एशियन है, यहाँ पर क्या होते हैं? स्टॉर्म आने लगते हैं। और यहाँ पर क्या होने लगा? सेकेंड डे जैसे ये केप टाउन से बाहर हुए, इनको किसका सामना करना पड़ा? स्ट्रॉन्ग गेल्स का। गेल्स मतलब हवाएं, जोर जोर से हवाएं चलने लगी। इनकाउंटर करना मीन्स यहाँ पर सामना करना। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लेव कंटिन्यूसली। अब कुछ वीक्स तक, आगे आने वाले कुछ वीक्स तक ये जो स्ट्रॉन्ग गेल्स थी वो ऐसे ही चलती रही। कंटिन्यूसली मीन्स लगातार चलती रही। Gales did not worry me, but the size of waves was alarming, up to 15 meter as high as our main mast। अब क्या होता है? जो बोट होती है, बोट में एक ऐसा वर्टिकल खड़ा एक मास्ट होता है। तो राइटर बोल रहे हैं, नरेटर बोल रहे हैं कि जो हवाएं चल रही थी उससे मुझे डर नहीं लग रहा था, बट जो ये वेव्स थी, मतलब लहरें थी, इनका जो साइज था ये अलार्मिंग था, मतलब चिंताजनक था, चिंता में डाल दे ऐसा था। क्योंकि ये जो लहरें थी ये लगभग 15 मीटर ऊंची लहरें उठ रही थी और हमारे बोट के मेन मास्ट तक पहुंच रही थी। December 25th found us 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन डिस्पाइट atrocious weather। We had a wonderful holiday complete with a Christmas tree। 25 दिसंबर को ये कहाँ पहुंच गए थे? 35 किलोमीटर ऑफ ईस्ट ऑफ केप टाउन। केप टाउन के ईस्ट में 35 किलोमीटर तक पहुंच गए थे। एट्रोसियस मतलब बहुत ही ज्यादा खराब, वेदर यहाँ मीन्स मौसम, और डिस्पाइट मीन्स होने के बावजूद, इतना ज्यादा खराब मौसम होने के बावजूद भी इन्होंने एक वंडरफुल हॉलिडे लिया और इन्होंने क्या किया? क्रिसमस को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया क्रिसमस ट्री के साथ। New Year's Day saw no improvement in the weather, but we reasoned that it had to change soon, and it did change for the worse। अब न्यू ईयर का डे आ गया, तब तक वेदर में कोई इंप्रूवमेंट नहीं था, बट राइटर, क्रूमेन्स और राइटर की फैमिली, उनकी वाइफ, उनके बच्चे सब आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे थे? रीजन करना मीन्स सिंपैथी देना, सहानुभूति देना कि अरे कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा।
ठीक है, मौसम जल्दी ही चेंज हो जाएगा। तो ऐसा वो एक दूसरे को बोल रहे थे। तो आगे नरेटर लिखते हैं कि मौसम चेंज हुआ तो सही, बट फॉर द वर्स, मतलब जो बद से बदतर हो जाना बोलते हैं ना, मौसम पहले से खराब था और भी ज्यादा क्या हो गया, अब खराब हो गया। At dawn on January 2, the waves were gigantic. Gigantic means बहुत बड़ी बड़ी। January 2, न्यू ईयर के दिन तक तो मौसम में कोई इंप्रूवमेंट नहीं था, बट अब जनवरी 2 में वेव्स जो थी अब जाइजेंटिक हो गई, मतलब बहुत बड़ी बड़ी हो गई अब वेव्स। वी वर sailing with only a small storm jeep and were still making 8 knots. अब ये स्टॉर्म जीप क्या होता है ये समझ लीजिए पहले। स्टॉर्म जीप मीन्स होता है कि जब अगर समुद्र में कोई तूफान आ रहा है और आपकी बोट है या शिप है, तो जो जीप होता है एक बहुत हेवी वेटेड कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको क्या करते हैं समुद्र में डाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि बोट की जो स्पीड है वो कम हो जाए। और नोट क्या होता है, लाइक आप रोड पर जब चलते हो तो बोलते हो कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रहे थे, तो यहाँ पर ये 8 नोट पर आवर या फिर जो भी इनकी यूनिट है उस स्पीड से चल रहे हैं। तो ये 8 नोट्स क्या है, बोट की या शिप की स्पीड है। As the ship rose on the top of each wave, we could see endless enormous seas rolling towards us. इनोमरस मीन्स बड़े बड़े, इनलेस मीन्स जिनका कोई अंत ही नहीं है। तो जैसे ऐसे लहरें चल रही थी और इन लहरों के टॉप पर जैसे ही बोट इनकी पहुंचती थी तो ऐसा लगता था कि सामने से बड़े बड़े बहुत सारे एंडलेस सीज लुढ़कते हुए उनकी तरफ आ रहे हैं। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द वाइंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स। अब देखिए इतना तूफान आ रहा है तो हवाएं भी चल रही होगी, तो हवाओं की जो स्क्रीमिंग थी मीन्स हवाओं का जो चीखना था वो इतना जोर जोर से हवाएं चीख रही थी कि इनके कानों में क्या होने लगा, दर्द होने लगा। To slow the boat down, we dropped the storm jeep and lashed a heavy mooring rope in a loop across the stern. Then we doubled, lashed everything, went through our life raft trail, attached lifelines, donned oilskins and life jackets and wetted. अब बोट की स्पीड इनको और कम करना थी, तो जो स्टॉर्म जीप था इन्होंने क्या कर दिया, उसको एक रस्सी से बांध करके सी में ड्रॉप कर दिया, नीचे लटका दिया। अक्रॉस द स्टर्न, स्टर्न मतलब बोट का जो पीछे का पार्ट होता है उसको स्टर्न बोलते हैं, जो नीचे फ्लोर होता है उसको क्या बोलते हैं, डेक, और आगे के पार्ट को बोलते हैं बूम, मेन बूम। और फिर इन्होंने क्या किया, सभी लेसेस को जितना भी इन्होंने बांधा था उनको डबल डबल बांध दिया ताकि और ज्यादा स्टेबिलिटी हो सके इनकी बोट की, ज्यादा तूफान से उसको क्या हो, नुकसान ना हो। और फिर इन्होंने क्या किया, अपने लाइफ जैकेट्स जो ऑयली स्किन वाले कपड़े थे वो सब कुछ पहन करके रेडी हो गए, क्योंकि इनको पता था कि अब बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और इनको सभी तरफ से क्या होना चाहिए, अब रेडी रहना चाहिए। तो राइटर और उनकी सारी फैमिली और क्रूमैन्स जो थे वो रेडी हो चुके थे उस तूफान का सामना करने के लिए। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ impending disaster came at about 6 p.m. with an ominous silence. Impending disaster मतलब जिसका वो अंदाजा लगा रहे थे। इंडिकेशन मीन संकेत, तो पहला संकेत अब आ गया इंडिकेशन कि हाँ तूफान आने वाला है। कब आया, 2 जनवरी को 6 PM को, शाम के 6 बजे, विथ एन ओमनियस साइलेंस। ओमनियस साइलेंस मतलब सभी जगह क्या हो गया, सन्नाटा छा गया। जैसा कि हम कहते हैं ना कि तूफान से पहले का सन्नाटा था, तूफान आने के पहले का सन्नाटा, तो ऐसा ही यहाँ पर क्या हो गया था, बहुत सन्नाटा हो गया था। क्या हुआ, द wind dropped and the sky immediately grew dark. Then came a growling roar and enormous cloud towered aft of the sea. जो विंड थी, हवाएं चलना बंद हो गई, रुक गई, और स्काई अचानक से क्या हो गया, पूरा डार्क हो गया, मतलब ग्रे हो गया, सपोज ब्लैक हो गया, और वापस से ग्रोविंग रोर मतलब जोर जोर से दहाड़ने की, बादलों के गरजने की आवाजें आने लगी। और ऐसा लग रहा था, इनम्ब्रस मीन्स बड़े बड़े से क्लाउड, टावर्ड मतलब खड़े होकर के इनकी शिप की तरफ आ रहे हैं। With horror, I realized that it was not a cloud, but a wave like no other I had ever seen. अब बड़े ही डर के साथ राइटर ने ये रियलाइज किया कि अरे ये जो जिसको मैं क्लाउड समझ रहा हूँ, सामने जो बोट के आ रहा है, वो शिप के जो सामने आ रहा है वो क्लाउड नहीं है, वो तो क्या है, बहुत बड़ी वेव है, जैसी वेव अभी तक राइटर ने कभी भी देखी नहीं थी। It appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves with a frightful breaking crest. सपोज आप ऐसा मानिए कि ये वेव आ रही है, एक वेव आ रही है, तो वेव जहां से गिरेगी मीन्स एक वेव है, लहर जो उठ के आ रही है, तो उसका जो सामने का पार्ट होता है उसको क्रेस्ट बोलते हैं, जस्ट जहां से वो नीचे गिरेगी।
तो राइटर बोल रहे हैं कि इतनी बड़ी लहर तो मैंने आज तक नहीं देखी थी। ये पूरी वर्टिकल मतलब पूरी खड़ी हमारे शिप की तरफ आ रही थी और ऑलमोस्ट जितनी भी वेव्स अभी तक आ रही थी उनसे लगभग इसकी कितनी हाइट थी, डबल हाइट थी। और इसका ब्रेकिंग क्रेस्ट मतलब जहां से ये टूट करके गिरने वाली थी वो भी बहुत ज्यादा डरावना था, क्योंकि इतनी बड़ी वेव थी तो ऑब्वियसली अगर वो बोट पर गिरेगी, शिप पर गिरेगी तो पानी कितना सारा भर जाएगा अंदर। द रोर इंक्रीज्ड टू अ थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप the face of the wave, and for a moment I thought we might ride over it, but then a tremendous explosion shook the deck. अब क्या हुआ, रोर और बढ़ गया, मतलब वो जो थंडर की वहां गरजने की आवाजें आ रही थी वो गरजना और बढ़ गया। और जैसे ही वो आगे बढ़े तो राइटर को लगा कि इस बड़ी सी वेव में से पार होकर के वो उस तरफ निकल जाएंगे, बट अचानक से ट्रेमेंडियस मतलब बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो गया, मतलब धमाका हो गया और वो जो वेव थी वो उनके डेक पर गिर गई और पूरा डेक को क्या कर दिया, सक कर दिया, हिला कर रख दिया। A torrent of green and white water broke over the ship. My head smashed into the wheel and I was aware of flying overboard and sinking below the waves. अब क्या हुआ, टोरेंट ऑफ ग्रीन मतलब ग्रीन एंड व्हाइट, समुद्र का जो पानी होता है उसमें एल्गाई वगैरह जम जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा ग्रीनिश वाटर दिखता है। तो इतना सारा बहुत सारे अमाउंट में वो जो वाटर था वो समुद्र में शिप पर आकर के गिरा और राइटर का जो हेड था वो स्मैश्ड हो गया, मीन्स वो जो स्टीयरिंग व्हील जो संभाल रहे थे अभी तक उसमें जाकर के सिर उनका टकरा गया और वो उड़ते हुए कहीं उन लहरों के बीच में, वो जो वेव की वजह से इतना पानी आया था ऐसा लग रहा था कि वो उस पानी में अब क्या कर रहे हैं, डूब रहे हैं। I accepted my approaching death and as I was losing consciousness I felt quite peaceful. अब राइटर ने मान लिया था कि इतनी जोर से उनको तो पहले लगी, फिर वो क्या हो गए, पानी में डूब गए, तो उनको लग रहा था कि अब उनका मरना निश्चित है, वो मरने वाले हैं। और जैसे जैसे वो अपनी कॉन्शियसनेस मीन्स वो बेहोशी की हालत में जा रहे थे, बहुत ज्यादा उनको क्वाइट पीसफुल लग रहा था, शांति महसूस हो रही थी, लग रहा था कि अब वो बस मर जाएंगे। Unexpectedly, my head popped out of the water a few meters away. Wave walker was near capsizing. Her mast almost horizontal. अब देखिए मास्ट जो होता है वो ऐसे खड़ा होता है, इसको बोलते हैं वर्टिकल, और जब ये वेव आने के बाद ये क्या हो गया था, आड़ा हो गया था, मतलब पूरी बोट क्या होने वाली थी, पलटने वाली थी। अनएक्सपेक्टेडली मीन्स जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। राइटर तो क्या सोच रहे थे, वो मरने वाले हैं, बट अचानक से क्या हुआ कि उनका जो फेस था, हेड था, पोप्ड आउट मतलब पानी से बाहर निकल आया। ऐसे तो पोप्ड मीन्स होता है झांकना, बट यहाँ पर उनका फेस क्या होगा, पानी से बाहर निकल गया, मतलब समझ लीजिए आप पानी से बाहर वो झांकने लगे। और उन्होंने देखा कि कुछ ही मीटर की दूरी पर हमारा जो वेव वॉकर है वो कैप्साइजिंग मीन्स डूबने वाला है, क्योंकि इसका जो मेन मास्ट है वो पूरा क्या हो गया है, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो गया है। मीन्स जो मेन मास्ट खड़ा होना चाहिए वो पूरा क्या हो गया है, आड़ा हो गया। मीन्स बोट इतनी तिरछी हो चुकी है कि अब वो बस डूबने ही वाली थी। Then a wave hurled her upright. My lifeline jerked taut. I grabbed the guard rails and sailed through the air into wave walker's main boom. अब फिर क्या हुआ, राइटर के लिए यहाँ पर अच्छी खुशी की बात हो गई कि एक अचानक से दूसरी और वेव आ गई, और जब दूसरी वेव आई तो उसने जो हॉरिजॉन्टल मास्ट को खड़ा कर दिया। फिर से जो बोट उनकी तिरछी हो रही थी, जो कैप्साइज होने वाली थी, उसको अचानक से खड़ा कर दिया। और राइटर के लिए क्या था, एक लाइफलाइन की तरह था, और उनको एक क्या मिल गई, वहां पर रस्सी मिल गई, जिसको पकड़ करके वो उस पानी में से सेल करते हुए, तैरते हुए कहां तक पहुंचे, वेव वॉकर के मेन बूम तक वो पहुंच गए। सब्सिक्वेंट वेव्स टोस्ड मी राउंड द डे लाइक अ रेग डोल। सब्सिक्वेंट मतलब एक के बाद एक। अब क्या हो रही है, इधर से लहर आ रही है, इधर से लहर आ रही है, तो राइटर को क्या कर दिया उन्होंने, टॉस कर दिया। टॉस करना मतलब कि उछालना, इधर उधर उछालना, जैसे आप सिक्के को या बॉल को इधर उधर फेंकते हो ना, तो इस तरह से। तो यहाँ पर नरेटर को भी इन वेव्स ने क्या कर दिया, टॉस कर दिया। लाइक अ रेग डोल मतलब फटे पुराने कपड़ों की बनी हुई जो डोल होती है, तो डोल क्या होती है, हल्की फुल्की होती है, तो उसको उछालना आसान होता है। तो उसी तरह से ये वेव क्या कर रही थी, नरेटर को उछाल रही थी। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ। अब उसको जो वेव्स है इतना ज्यादा उछाल रही है तो ऑब्वियसली उसको बहुत सारी चोटें आई नरेटर को। तो नरेटर की जो लेफ्ट रीब थी, रीब जहां पर आपका लंग्स सिचुएटेड रहता है, उस पार्ट को रीब कहते हैं, आपने साइंस में पढ़ा होगा। तो उनकी लेफ्ट रीब क्या हो गई थी, क्रैक हो गई थी, टूट गई थी, और उनके मुंह में पूरा क्या हो गया था, ब्लड फील हो गया था, ब्लड से भर गया था, क्योंकि उनके दांत भी टूट चुके थे। Somehow I found the wheel and leaned up the stern for the next wave and hung on. जैसे ही राइटर को कैसी भी तरह से क्या मिल गया, व्हील मिल गया, मतलब वो वापस अपने स्टीयरिंग पर पहुंच गए थे, और वो अगली वेव तक मतलब नेक्स्ट वेव जब तक नहीं आई तब तक उसी व्यू पर वो
लटके रहे, वहीं उन्होंने व्हील नहीं छोड़ा, क्योंकि अगर वो व्हील छोड़ते तो इतनी ज़्यादा वेव्स आ रही है इधर से उधर, तो वो डायरेक्शन कहीं पर भी क्या कर देगी, बोट का चेंज करा देगी। Water, water everywhere. I could feel that the ship had water below, but I dare not abandon the wheel to investigate. Water, water everywhere. मतलब सभी जगह क्या हो गया था, बोट पर पानी ही पानी हो गया था। बट उनको पता था कि शिप के नीचे भी, पीछे वाले पार्ट में भी क्या हो रहा है, पानी हो रहा है। बट नरेटर की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अबेंडन मतलब व्हील को छोड़ करके इन्वेस्टिगेशन करने जाए, वहां देखने जाए कि पानी हो रहा है या नहीं है वहां पर, क्योंकि अगर वो व्हील को छोड़ करके जाते, स्टीयरिंग को छोड़ करके जाते, तो उनकी बोट का डायरेक्शन कभी भी चेंज हो सकता था। सडनली द फ्रंट हैच was thrown open and Mary appeared. We are sinking, she screamed. The decks are smashed. We are full of water. अचानक से हैच मीन्स आगे का जो दरवाजा है, फ्रंट हैच मीन्स आगे का दरवाजा खुला और वहां से मेरी अपेयर हुई, मेरी दिखने लगी। मेरी आई और बोल रही है कि हम डूब रहे हैं, सभी जगह डेक सब क्या हो चुकी है, स्मैश्ड यानी टूट चुकी है। डेक यानी जो बोट का मेन पार्ट होता है, बोट का जो फ्लोर होता है उसको डेक कहते हैं। तो बोट का जो फ्लोर है वो टूट रहा है और हम पूरे पानी में डूबे हुए हैं। वी आर फुल ऑफ वाटर। टेक द व्हील, आई शाउटेड एंड स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच। अब राइटर ने क्या कहा कि तुम यहाँ आओ, तुम ये व्हील संभालो, और फटाफट वो दरवाजे की तरफ दौड़े। लैरी एंड हब वर पंपिंग like madmen. Broken timbers hung at crazy angles. The whole starboard side burst inward. Clothes, crockery, jars, tin, toys closed about in deep water. अभी जो लेरी और हर्ब है, दोनों जो क्रू मेन्स है, ये पागलों की तरह क्या कर रहे हैं, पंपिंग कर रहे हैं, मतलब पानी को बाहर निकाल रहे हैं। ब्रोकन टिम्बर, टिम्बर मतलब लकड़ी की बनी हुई चीज, तो ऑब्वियसली पूरी बोट क्या है, लकड़ी की बनी हुई है। तो हंग एट क्रेजी एंगल मतलब इधर उधर लटके हुए, टूटे हुए जो लकड़ी के पार्ट्स है बोट के, वो इधर उधर लटक रहे हैं। इनका जो स्टार्ट बोर्ड वाला एरिया है, स्टार्ट बोर्ड मीन्स आपकी जो बोट है उसका राइट साइड वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं स्टार बोर्ड। तो स्टार बोर्ड पूरा अंदर की तरफ धंस चुका है। जब वेव आकर के जोर से टकराई थी तो उसने क्या कर दिया, पूरा उसको तोड़ दिया। कपड़े, क्रोकरी, चार, टीन और बच्चों के खिलौने सब कुछ क्या कर रहे हैं, उस पानी में तैर रहे हैं। सब कुछ खराब हो चुका है उनका। सब अब क्या कर रहा है, क्योंकि पूरे डेक में पानी भरा है, पूरे शिप में पानी भरा है, तो वो सब सारी चीजें क्या कर रही है, पानी में तैर रही है। I half swam, half crawled into the children's cabin. Are you all right? I asked. हाफ स्वाम एंड हाफ क्रॉल्ड मीन्स आधे तैरते हुए और आधे रेंगते हुए। ऑब्वियसली यहाँ पर पानी इतना भरा था तो वो आधे कुछ दूर पानी उनको बहा कर लेकर गया और कुछ समय वो क्या गए, रेंगते हुए गए। कहाँ तक पहुंचे, वो बच्चों के केबिन तक पहुंचे, बच्चों के हालचाल जानने की, बच्चे तो ठीक है। यस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, बट माई हैड हर्ट अ बीट, सेज चू पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबोव हर आइस। वो बोले हाँ हाँ हम ठीक है, बट जो शू है, उनकी 7 साल की बेटी है, वो बोलती है कि मेरे सिर पर चोट आई है और उसके सिर पर आंखों के ऊपर क्या हो गया था, एक बम्प भी हो गया था, मीन्स थोड़ी स्वेलिंग भी आ गई थी, सूज गया था वो पार्ट। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड। तो अब यहाँ पर राइटर क्या बोल देते हैं, नरेटर, कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारा ये सूजा हुआ, तुम्हारा स्वेलन हेड देखने के लिए, कि पहले मुझे क्या करना है, कुछ ना कुछ इंतजाम करना होगा ताकि पानी और बोट के अंदर ना आए, और ये पानी को क्या करना पड़ेगा, पहले बाहर निकालना पड़ेगा, अदरवाइज हम सब यहाँ क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे, हमारी जो बोट है वो कैप्साइज हो जाएगी। आफ्टर फाइंडिंग अ हमर, स्क्रू, canvas, I struggled back on deck with the starboard side best open. We were taking water with each wave that broke over us. If I couldn't make some repair, we would surely sink. आगे बोल रहे हैं कि जैसे ही मुझे हमर, हथौड़ा, कुछ स्क्रू और कैनवस मिला। कैनवस एक बड़ा सा कपड़ा होता है जो क्या करता है, पानी को रेजिस्ट करता है, पानी को दूर फेंकने में थोड़ी मदद करेगा, उसके अंदर पानी नहीं आता है। तो राइटर वापस से कहाँ गए, डेक पर, और उनका जो स्टार बोर्ड वाला एरिया था जो पूरी तरह से क्या हो चुका था, खुल चुका था। तो हर एक वेव के साथ जितनी भी वेव्स उनकी तरफ बढ़ रही थी, उन वेव्स के साथ अंदर क्या आ रहा था, पानी आ रहा था। और राइटर बोल रहे हैं आगे, नरेटर, की अगर मैं इसको रिपेयर नहीं करूंगा, स्टारबोर्ड वाले एरिया को अभी रिपेयर नहीं किया, तो हम पक्का ही डूब जाएंगे, क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, पानी आ रहा है। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hedge cover across the gaping holes. Some water continued to stream below, but most of it was now being deflected over the side. कैसे भी करके नरेटर ने क्या किया, उस कैनवस को स्ट्रेच करके मतलब खींच तान करके एक वाटरप्रूफ कवर बना दिया। जहां जहां गैपिंग होल्स थे, जहां जहां से पानी अंदर आ रहा था, वहां पर उन्होंने कवर कर दिया। और बहुत सारा पानी अभी भी क्या हो रहा है, अंदर आ रहा है, वाटर तो कुछ कुछ आ ही रहा है, पर बहुत सारा पानी क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है अदर साइड पर, वापिस समुद्र में जा रहा है। अब बोट के अंदर इतना ज्यादा पानी नहीं आ रहा है। More problems arose when our hand pumps started to block with the debris
floating around the cabins and the electric pump short circuited. अब और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई? जो इनके हैंड पंप्स थे जिससे कि आप पंपिंग करके पानी निकाल रहे थे, इसमें क्या हो गया है? डेबरी अटक गई है। डेबरी मीन्स होता है कचरा। जो अब इतना सारा पानी हो गया है तो वहां पे कचरा फ्लोट कर रहा था, तैर रहा था, वो कचरा क्या हो गया? उस पंप में अटक गया, तो उस पंप ने भी काम करना बंद कर दिया। और जो इनके इलेक्ट्रिक पंप्स थे उसमें क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट हो गया। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली back on deck. I found that our 2 spare hand pumps had been wrenched overboard along with the forestay sail, the jeep, the dinghies and the main anchor. अब राइटर देखने गए कि इनके स्पेयर पंप थे कुछ, तो देखा मैं अगर वो होंगे तो उनके जो स्पेयर पंप रखे हुए थे वो भी क्या होंगे? रेंच्ड आउटबोर्ड, ओवरबोर्ड, मतलब कहाँ कहाँ चले गए कुछ पता नहीं चला। और उसके साथ साथ फोर्स्टे का जो सेल था इनका, जीप था इनका, मेन जीप, डिंगीज जो थे और मेन एंकर, सब कुछ चला गया। मेन एंकर क्या होता है? मास्ट के पास लगाने के लिए कपड़ा होता है जिससे तैरने में आसानी होती है, बोट को आगे बढ़ने में आसानी होती है। तो इनका एंकर भी नहीं है। और इनकी डिंगीज मतलब छोटी छोटी बोट्स होती है कि मुसीबत के समय में क्या हो सके, इन बोट्स की मदद से बाहर निकला जा सके। तो ये सब कुछ क्या हो गई है? पानी में इधर उधर हो गई है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। Then I remembered we had another electric pump under the chart room floor. I connected it to an outpipe and was thankful to find that it worked. अब राइटर को अचानक से याद आया कि उनका एक और इलेक्ट्रिक पंप है चार्ट रूम में रखा हुआ, तो उसको चेक करते हैं, देखते हैं और फिर इसको कनेक्ट कर देते हैं और एक बाहर पाइप लगा देते हैं। तो थैंकफुली ये काम कर रहा था और ये भी अच्छा फील करते हैं कि ठीक है ये काम कर रहा है, पानी ये बाहर कर देगा। The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering, and working the radio. We are getting no replies to our Mayday calls, which was not surprising in this remote corner of the world. अब वो जो रात थी वो पूरी रात कैसी निकली? बहुत ही ज्यादा बिटरली थी, बहुत ही ज्यादा कड़वी खतरनाक रात थी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कोल्ड था। और इस पूरी कोल्ड ठंडी रात में वो क्या कर रहे थे? पूरी रात पंपिंग मतलब पानी बाहर फेंकने का काम कर रहे थे, स्टीयरिंग मतलब स्टीयरिंग को संभालने का काम कर रहे थे, और रेडियो पर बार बार वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे मेडे कॉल्स को। मेडे कॉल्स क्या होता है? ऐसे कॉल्स जिसमें अगर कोई भी शिप या बोट कहीं समुद्र में फंस जाती है तो वो क्या करते हैं? कॉल करते हैं कोई भी पास के स्टेशन को, ताकि वो क्या कर सके? उनको हेल्प भेज सके। बट इस वेदर में कोई भी मेडे कॉल्स इनका कनेक्ट नहीं हो रहा था, किसी भी मेडे कॉल्स का इनको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। और राइटर बोल रहे हैं कि ये सरप्राइजिंग बिल्कुल नहीं था। ऑब्वियसली हम जिस एरिया में थे ये बहुत ही रिमोट कॉर्नर, बहुत ही ऐसा एरिया है कि जहां पर कोई सिग्नल मिलने का चांस ही नहीं है, तो यहाँ पर मेडे कॉल्स कैसे कनेक्ट होता? शूज had swollen alarmingly. She had 2 enormous black eyes and now she showed us a deep cut on her arm. अब जो उनकी बेटी है जिसको लगी थी माथे पर, उसका जो हेड है बहुत ज्यादा तरह से सूज चुका है, बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ गई है, और उसकी जो आंखें हैं वो बहुत क्या हो गई है? ब्लैक हो गई है स्वेलिंग की वजह से। और अब उसने दिखाया कि उसकी आर्म पर भी एक क्या हो चुका है? कट लग चुका है। When I asked why she didn't made more of her injuries before this, she replied, I didn't want to worry you when you were trying to save us all. तब राइटर ने उनकी 7 साल की बच्ची से पूछा कि बेटा जब इतनी चोट आई थी तुमको तो पहले क्यों नहीं बताया तुमने? तो वो बोलती है कि अरे पापा आप हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो मैं आपको और टेंशन में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए नहीं बताया। By morning on January 3rd, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. अब अभी तक जो हमने पढ़ा ये कब का था? जनवरी 2 का था। अब यहाँ से जनवरी 3 को क्या हुआ वो बता रहे हैं। तो जनवरी 3 में जो वाटर था, डेक पर जितना पानी था, अब वाटर लेवल क्या हो गया था? कम हो चुका था। इतना कम हो चुका था कि बारी बारी से जाकर के 2-2 घंटे के रोटेशन में ये क्या कर सकते थे? रेस्ट कर सकते थे। मीन सबको मिलकर के अब काम करने की जरूरत नहीं है, कोई एक भी अगर पंपिंग करेगा तो पानी बाहर चला जाएगा। But we still had a tremendous leak somewhere below the water line, and on checking, I found that nearly all the boat's main reef frame was smashed down to the keel. Tremendous means बहुत बड़ा। तो राइटर को लग रहा था कि अभी भी कहीं ना कहीं बोट के नीचे अंडर वाटर लाइन के नीचे, मतलब जहां पर बोट चल रही है उसके नीचे जो एरिया हमें दिखाई नहीं देता है, वहां पर अभी भी कहीं ना कहीं लीक है। और चेक करने पर पता चला कि जो बोट का नीचे का पार्ट है, मेन जो फ्रेम है बोट की, वो पूरी तरह से क्या हो चुकी है? टूट चुकी है, और वहीं से पानी अंदर आ रहा है। इनफैक्ट देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टार्टबोर्ड हल
एक्सेप्ट अ फ्यू कार्डबोर्ड पार्टीशंस। और जो स्टारबोर्ड एरिया था उसमें भी कुछ नहीं बचा था, कुछ ही कबोर्ड के पार्टीशन बचे थे, सब कुछ वहां पे क्या हो चुका था, खत्म हो चुका था। We had survived for 15 hours since the wave hit, but wave walker couldn't hold together long enough for us to reach Australia. अब आगे जो राइटर का डेस्टिनेशन था वो क्या था, ऑस्ट्रेलिया जाना था उनको। तो उन्होंने बोला कि हमने तो 15 घंटे अभी तक, जब से हमको वेव ने हिट किया है, मीन्स जब से वो लहर आकर के टकराई थी, वो सब उथल पुथल करके गई, तब से अभी तक 15 घंटे तक हमने सर्वाइव कर लिया है, बट अब वेव वॉकर की ऐसी कंडीशन नहीं है कि ये हमको ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचा दे। I checked out our charts and calculated that there were two small islands a few hundred kilometers to east. One of them, Isle Amsterdam, was a French scientific base. तो अब राइटर ने क्या किया, उनके चार्ट देखिए, कहीं पर जर्नी पर जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, बहुत सारे अपने इक्विपमेंट्स लेकर के जाते हैं, मैप, चार्ट, कैंपस, ताकि उनको क्या हो सके, वहां पर रास्ता ढूंढने में, अगर कहीं भटक जाए तो रास्ता ढूंढने में आसानी हो सके। तो वही चार्ट ये लेकर के बैठते हैं राइटर अपने चार्ट रूम में और कैलकुलेट करते हैं कि हम किस जगह पर हैं, और हम जिस जगह पर हैं वहां से आसपास अभी हम कहाँ पर जल्दी पहुंच सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि आसपास 2 आइलैंड दिखाई दे रहे हैं जो कुछ ही 100 किलोमीटर की दूरी पर है ईस्ट में, और उसमें से एक है आइल एम्स्टरडम, जो क्या है, फ्रेंच की प्रॉपर्टी है, फ्रांस की प्रॉपर्टी है, जिन्होंने वहां पर क्या कर रखा है, साइंटिफिक बेस बना रखा है। मीन्स अगर कोई साइंस से रिलेटेड उनको इन्वेंशन करना है तो वो वहां पर करते हैं, आइल एम्स्टरडम पर, वो उनकी प्रॉपर्टी है। तो अब राइटर ने सोच लिया कि इनको क्या करना है, आइल एम्स्टरडम पर जाना है अगर जान बचानी है तो। आवर ओनली होप वॉज टू रीच दिस पिन प्रिक इन द वास्ट ओशियन। पिन प्रिक इन द वास्ट ओशियन मीन्स, वास्ट मतलब बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत फैला हुआ ये जो ओशियन है, इसमें इस आइल एम्स्टरडम नाम के इस आइलैंड को, आइलैंड मीन्स होता है एक छोटा सा टापू, उसको ढूंढना पिन प्रिक की तरह, पिन मतलब आपकी जो पिन होती है उसकी नोक की तरह है, इस इतने से बड़े ओशियन में इस आइलैंड को ढूंढना। बट अनलेस द विंड सीज अबाउटेड सो वी कुड होस्ट sail, our chances would be slim indeed. The great wave had put our auxiliary engine out of action. अब देखिए, हवाएं तो चल रही है, समुद्र भी साथ नहीं दे रहा है, बट थोड़ा थोड़ा अब क्या है, कंट्रोल में है वेदर, तो इन्होंने और चलना शुरू किया है, सेल कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, बट इनके वहां तक भी पहुंचने के चांसेस तो बहुत कम है, उस आइल एम्स्टरडम नाम के आइलैंड तक पहुंचने के चांसेस बहुत कम है। और एक बड़ी सी वेव ने आकर के इनका जो ऑक्सिलरी इंजन था वो भी अब काम करना बंद कर दिया है, कम कर दिया है। मीन्स जो मेन इंजन था वो तो पहले ही इनका बिगड़ चुका था। ऑक्सिलरी मीन्स होता है हेल्पिंग करने के लिए, अगर आपका मेन कोई चीज है और उसके साथ में आप एक्स्ट्रा कोई चीज स्फेयर में रख रहे हो, उसको बोलते हैं ऑक्सिलरी। तो ऑक्सिलरी इंजन भी अब काम करना बंद हो रहा है। On January 4th, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. Now we had only to keep pace with the water still coming in. अब जनवरी 4 का बता रहे हैं कि 36 आवर कंटिन्यूअस पंपिंग करने के बाद अब कुछ ही सेंटीमीटर पानी बचा है बोट के अंदर, सब कुछ ऑलमोस्ट सारा पानी वो निकाल चुके हैं। अब सिर्फ उनको इतना ध्यान रखना है कि अब जो पानी अंदर आ रहा है बस उसी को निकालना है, जो थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है बस उसी को निकालना, अब ज्यादा पानी अंदर स्टोर नहीं है। We could not set any sail on the mainmast. Pressure of rigging would simply pull the damaged section of hull part apart. So we hoisted the storm jeep and headed for where I thought the 2 islands were. अब ये मेन मास्ट को नहीं लगा सकते थे, मेन मास्ट पर एक क्या होता है, कपड़ा लगाया जाता है, तो मेन मास्ट इनका टूट चुका था और प्रेशर की वजह से इनके जो हल था उसको भी क्या कर दिया था, अलग कर दिया था, डैमेज हो चुका था। तो इनकी जो बोट है वो बहुत बुरी तरह से अभी डैमेज थी, तो इसमें अब ये मास्ट नहीं लगा सकते थे। तो इन्होंने क्या किया, स्टॉर्म जीप को होस्ट करते हुए स्टॉर्म जीप के सहारे ही अब ये आगे बढ़ने लगे उस डायरेक्शन में जहां पर नरेटर को लग रहा था कि हाँ इसी डायरेक्शन में वो 2 आइलैंड मिल जाएंगे हमको, 2 में से एक तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। मेरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रेकर बिस्किट एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। मेरी, राइटर की बीवी, इनको लगभग 2 दिन में कुछ खाने को मिला है। कॉर्न बीफ मतलब एक नॉन वेजिटेरियन डिश होती है जो मांस मटन से बनाई जाती है, और क्रैकर बिस्किट्स इनको मिले। तो 2 दिन में फिर इन्होंने कॉर्न बीफ और क्रैकर बिस्किट खाए। उन 2 बच्चों ने, जो 6-7 साल के बच्चे, क्रूमेन्स और राइटर और उनकी वाइफ, सभी ने 2 दिन तक कुछ भी नहीं खाया था। बट आवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड
At 4 p.m., black clouds began building up behind us. Within the hour, the wind was back to 40 knots and the seas were getting higher. बट ये जो रेस्ट मिल रहा था कि थोड़ा वो रेस्ट कर रहे थे, बैठ रहे थे, थोड़ा खा पी रहे थे, तो ये थोड़ी देर के लिए ही था, मतलब ये कुछ पल की ही शांति थी। फिर से 4 बजे क्या होने लगे, बड़े बड़े बादल पीछे से घेरने लगे उनको, और हवा की जो स्पीड थी 40 नॉट्स हो गई थी, और समुद्र भी फिर से क्या करने लगा, अपनी हायर स्पीड पर पहुंचने लगा, बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। द वेदर कंटिन्यूड टू डिटोरिएटेड थ्रू आउट द नाइट एंड बाय द dawn of January 5th आवर सिचुएशन वॉज बिगन डिस्पेरेट। अब रात भर में मौसम बिगड़ता रहा, रात भर में बिगड़ता रहा, और सुबह सुबह, डॉन मतलब सुबह सुबह, 5 जनवरी की सुबह सुबह इनकी सिचुएशन फिर से क्या हो गई, डिस्पेरेट। डिस्पेरेट मतलब निराशाजनक, कि अब तो बचना मुश्किल ही है। When I went in to comfort the children, John asked, "Daddy, are we going to die?" I tried to assure him that we could make it. जब ये बच्चों का कंफर्ट चेक करने गए, मौसम फिर से बिगड़ने लगा, तो बच्चों को देखने गए कि क्या बच्चे ठीक हैं। तो राइटर का जो बेटा है जॉन 6 ईयर का, वो बोल रहा है कि पापा क्या हम डूबने वाले हैं, क्या हम मरने वाले हैं। तो नरेटर उसको बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, हम पहुंच जाएंगे, हम उस आइलैंड तक पहुंच जाएंगे, मैं तुम सबको बचा लूंगा। बट डैडी, he went on, वो आगे बोलता है, पापा we aren't afraid of dying if we can all be together, you and मम्मी, शू and I। तो यहाँ पर नरेटर का 6 साल का बेटा इतनी करेजियस बात बोलता है कि पापा मुझे मरने से डर नहीं लगता, हम सबको मरने से डर नहीं लगता अगर हम सब क्या है, साथ में हैं। मीन्स यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि एकता में शक्ति, अगर हम सब साथ में है तो हमको मरने से भी डर नहीं लगता। आप हो, मम्मी है, शू है और मैं हूं, तो वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग। तो ये हमारे नरेटर के बेटे का डायलॉग है, जॉन का डायलॉग है, जिसको हमारी इस स्टोरी का टाइटल दिया गया है। I could find no words with which to respond, but I left the children's cabin determined to fight the sea with everything I had. अब राइटर को फिर से हिम्मत आ गई उनके बेटे की ये बात सुन करके, तो उन्होंने अपने बेटे की उस बात का, तो उनके पास वर्ड ही नहीं थे कि इतना छोटा सा बच्चा इतनी बड़ी बात कर रहा है तो क्या जवाब दे। बट जितना कुछ भी उनको मिला वो सब कुछ लेकर के फिर से वो फाइट करने चल पड़े सी से। मीन्स समुद्र में उठने वाली लहरों से अपने आप को कैसे बचाना है, कैसे प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए फिर से वो निकल पड़े। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, आई डिसाइडेड टू हेव टू विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल फेसिंग द oncoming wave, using the improvised sea anchor of heavy nylon rope and 222-liter plastic barrels of paraffin। पैराफिन एक तरह का तेल होता है, बैरल्स मतलब बड़े बड़े ड्रम या कंटेनर समझ लीजिए। प्लास्टिक के 2 बड़े बड़े 22 लीटर के कंटेनर लेकर के हमारे नरेटर ने क्या सोचा कि जो स्टारबोर्ड का जो मेन पार्ट जो डैमेज है, जहां से पानी अंदर आ रहा है, तो वहां पर ये क्या करेंगे, वो प्लास्टिक के पैराफिन के जो बैरल्स है उनको लाइलॉन की रस्सी से वहां पर क्या कर दिया, बांध दिया और एक एंकर तैयार कर दिया। वहां पर सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए पार्ट तैयार कर दिया। स्टारबोर्ड का जो डैमेज पार्ट था उसको कवर कर दिया ताकि पानी अंदर ना आए। That evening, Mary and I sat together holding hands as the motion of the sea brought more and more water in through the broken planks. We both felt the end was very near. अब उस शाम को मेरी, नरेटर की वाइफ और नरेटर दोनों अपने हाथों में हाथ डाल करके इवनिंग में बैठे हैं, और जैसे मोशन बहुत ज़्यादा है, सी में वेव्स बहुत ज़्यादा आ रही है, ब्रोकन प्लैंक्स जहाँ जहाँ से उनका जो अभी भी टूटा हुआ पार्ट है वहाँ से पानी लगातार अंदर आ रहा है, और नरेटर और उनकी वाइफ सोच रहे हैं कि अब तो हमारा जो एंड है, हमारी जो मौत है बहुत ज़्यादा करीब है, अब हम सब क्या होने वाले हैं, मरने वाले हैं। But Waywalker rode out the storm, and by the morning of January 6th, with the wind easing, I tried to get a reading on the sextant. Back in the chart room, I worked on wind speed, changes of course, drift and current in an effort to calculate our position. But क्या हुआ, जनवरी 6 आते आते वेवॉकर ने उस स्ट्रॉम से फिर से इनको क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, और अब विंड ने क्या कर दिया, थोड़ा ईजिंग, मतलब कि अब हवा भी थोड़ी कम चल रही है। तो नरेटर को यहाँ से फिर से उम्मीद आ गई। सेक्सटेंट क्या होता है, एक तरह का इक्विपमेंट होता है, जैसे आपने कंपास देखा है जो डायरेक्शन बताता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऐसे ही ये सेक्सटेंट भी होता है। तो फिर से वो अपने चार्ट रूम में गए, अपनी हवा की स्पीड को देखते हुए, लहरों की स्पीड को देखते हुए उन्होंने फिर से कैलकुलेशन करके ये पता करने की कोशिश की कि अभी वो किस पोजिशन में है। The best I could determine was that we were somewhere in 150,000 kilometers of ocean looking for a 65 kilometer wide island.
अब नरेटर ने जो कैलकुलेशन की उससे उनको क्या पता चला कि 1,50,000 किलोमीटर के बड़े इतने ओशियन में हम 65 किलोमीटर एक छोटा सा आइलैंड ढूंढ रहे हैं. While I was thinking, Shu moving painfully joined me. The left side of her head was now very swollen and her blackened eyes narrowed to slit. जब राइटर ये सोच ही रहे थे कि क्या होगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, 65 किलोमीटर छोटा सा आइलैंड इतने बड़े ओशियन में हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सोच ही रहे थे, तभी उनकी जो बेटी है पेनफुली, मतलब उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और वो नरेटर की तरफ आई, बढ़ती हुई आई और उनके पास बैठ गई. अब उसका जो सिर था वो बहुत ज़्यादा सोलन हो चुका था, उस पर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी और उसकी आंखें जो थी ब्लैक एंड, अब वो क्या हो गई थी, नेरो, मतलब सकड़ी हो गई थी, छोटी छोटी सी हो गई थी आंखें. सी गेव मी अ कार्ड सी हैड मेड. अब सू ने क्या किया है, इतनी और सिचुएशंस में यहाँ पर एक बच्ची ने अपने पापा को हिम्मत देने के लिए कार्ड बनाया है. ऑन द फ्रंट सी हैड डॉन caricatures of Mary and me with the words here are some funny people, did they make you laugh. अब फ्रंट पे, कार्ड के फ्रंट पे क्या किया था उसने, कैरिकेचर्स बनाए थे. व्हाट इज कैरिकेचर्स? कैरिकेचर्स मीन्स ह्यूमन बीइंग के कार्टून जैसे पिक्चर बनाना. तो मेरी मीन्स नरेटर और नरेटर की वाइफ के दोनों के कैरिकेचर्स बनाए थे उनकी बेटी ने, और आगे लिखा था कि यहाँ पर कुछ फनी पीपल्स है, क्या आप लोगों को इन फनी पीपल्स को देख करके हंसी आ रही है. आई लव अ लॉट as well. Inside was a message, oh how I love you both. So this card is to say thank you and let hope for the best. Somehow we had to make it. आगे उसने मैसेज लिखा था, उसी कार्ड में उसने आगे लिखा था कि मैं आप दोनों से कितना प्यार करती हूँ मम्मी पापा, और ये कार्ड मैंने इसीलिए बनाया है कि मैं आप लोगों को क्या कर रही हूँ, थैंक यू कर रही हूँ मुझसे इतना प्यार करने के लिए, और सब कुछ अच्छा होगा ऐसी उम्मीद रखिए, और हम जरूर उस आइलैंड तक पहुंच जाएंगे, हमें कुछ नहीं होगा, हम यहाँ से जरूर बच करके निकलेंगे. I checked and rechecked by calculation. We had lost our main compass and I was using a spare which had not been corrected for magnetic variation. अब नरेटर ने क्या किया, बार बार अपनी कैलकुलेशंस को चेक किया कि क्या हम सच में सही जिस जगह पर मैं समझ रहा हूँ वही है, क्या यहाँ से वो आइलैंड कितनी दूर पड़ेगा. तो उनका जो मेन कंपास था वो भी खो चुका था. अब उन्होंने एक स्पेयर वन, जो एक एक्स्ट्रा था जिसमें मैग्नेटिक वेरिएशन प्रॉपर काम नहीं कर रहा था, उसी से इन्होंने कैलकुलेशन किया था, तो ये थोड़ा डाउटफुल थे. I made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean. अब इन्होंने देखा कि यहाँ पर क्या हो रही है, वेस्टर्ली करंट्स चल रही है इंडियन ओशियन में, तो इन्होंने सोचा कि इधर ही किधर इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहने से क्या होगा कि इनको इनका जो डेस्टिनेशन है, मीन्स वो जो आइलैंड है वो जरूर मिल जाएगा. अबाउट 2 PM I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 डिग्री. अब 2 बजे, लगभग 2 बजे नरेटर ने अपना कैलकुलेशन सारा कंप्लीट करने के बाद वो मेन डेक पर गए और जाकर के लेरी से कहा कि 185 डिग्री पर टर्न ले लो ताकि हम क्या कर जाएंगे, उस आइलैंड पर पहुंच जाएंगे. इफ वी वर लकी, आई टोल्ड हिम with a conviction I did not feel he could expect to see the island at 5 PM. अब राइटर ने कहा कि अगर हम लकी हैं, अगर हम किस्मत वाले हैं तो लगभग 5 बजे तक हम उस आइलैंड पर जरूर पहुंच जाएंगे. बट इसमें क्या था, कन्विक्शन था, उनको भी भरोसा नहीं था इस बात पर. Then with a heavy heart I went below, climbed on my bunk and amazingly dozed off. Heavy heart मतलब अब इतना ज़्यादा टेंशन है, वही रास्ता तो बता दिया है, पर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ घर भी पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, यहीं सिंक कर जाएंगे, इन सब बातों को मन में लेते हुए हैवी हार्ट के साथ वो जाकर के अपने बंक यानी बेड में जाकर के अमेजिंगली डोज्ड ऑफ, मतलब अचानक से उनको क्या हो गई, पता नहीं कैसे नींद लग गई. When I woke, it was 6 PM and growing dark. I knew we must have missed the island, and with the sail we had left, we couldn't hope to beat back into the westerly wind. अब जब नरेटर की नींद खुली, आंख खुली तो देखा कि 6 बज गई है और अंधेरा भी हो चुका है, और उन्होंने ये सोच लिया कि ठीक है भैया, अब तो हम मिस कर गए, लग रहा है कि आइलैंड कहीं पीछे छूट गया और हम क्या हो गए हैं, आगे आ गए, हम आइलैंड तक नहीं पहुंचे. At that moment, a tousle had appeared by my bunk. Can I have a hug? Jonathan asked. Sue was right behind him.
टोसल्ड हेड मतलब ऐसा हेड, ऐसा सिर जिसमें क्या है, बाल बिखरे हुए हैं, ठीक से कॉम्ब नहीं किए हुए हैं। तो वो कौन था, जोनेथन था। अचानक से नरेटर के पास कौन आता है, उनका बेटा आता है, पीछे पीछे उनकी बेटी भी आती है, और वो क्या बोलते हैं कि क्या हम आपको हक कर सकते हैं, गले लगा सकते हैं। व्हाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, आई आस्क। तो पापा पूछते हैं, मीन्स हमारे जो नरेटर है, कैप्टन है, वो पूछते हैं कि क्यों क्यों मुझे तुम हक करना चाहते हो। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड। तो नरेटर के बेटे ने कहा कि क्योंकि आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो और बेस्ट कैप्टन भी हो, सबसे अच्छे कैप्टन भी हो। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड। तो नरेटर डरे हुए थे क्योंकि वो आइलैंड मिस कर चुके थे और अब उन्हें डर लग रहा था कि पता नहीं अब उनका वेवॉकर उनको कहाँ लेकर के जाएगा, क्या होगा आगे। तो बोलते कि आज नहीं, आज मैं बेस्ट कैप्टन नहीं बन पाया, आज मैं अच्छा डैडी भी नहीं बन पाया क्योंकि हम आइलैंड मिस कर चुके हैं। Why? You must be, said Chu in a matter of fact voice. You found the island. तो बोले क्यों क्यों नहीं पापा, आपने ढूंढ लिया आइलैंड। What? I shouted. वो चिल्ला करके बोले क्या, आइलैंड मिल गया। It's out there in front of us. They chorused as big as a battle ship. तो बोले हाँ हाँ मिल गया, देखिए सामने तो है। They chorused means सब एक साथ में चिल्लाए कि देखो देखो सामने तो आइलैंड है। और ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत बड़ी बैटल को, बहुत बड़ी जंग को जीत गए हो। ऐसे वो जैसे जंग के बाद जय जयकारे लगाते हैं ना, ऐसे वो चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे थे कि आइलैंड मिल गया। वी हैव मेक इट, हमने कर दिखाया। आई रस्ड ऑन डेक एंड गेस्ड with relief at the stark outline of the Isle Amsterdam. It was only a bleak piece of volcanic rock with little vegetation, the most beautiful island in the world. अब फटाफट से नरेटर क्या गए, डेक पर गए, मेन डेक पर, और गेज करने लगे। गेज करना मतलब घूर घूर के देखना कि वाह सच में आ गया आइलैंड, सच में मिल गया। तो उनको विश्वास नहीं हो रहा है इस बात पर। ये छोटा सा ब्लीक पीस है, ये वोल्केनो रॉक का, वोल्केनो जब उठता है और उसकी जो उसका जो अंदर से लावा होता है, जब वो ठंडा हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, रॉक बन जाता है, चट्टान बन जाता है। तो ऐसे ही किसी वोल्केनो की रॉक से बना हुआ ये एक आइलैंड है। और यहाँ पर वेजिटेशन भी ज्यादा नहीं है, ज्यादा हरियाली नहीं है, फिर भी अभी नरेटर को क्या लग रहा है, ये दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल आइलैंड लग रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली ये आइलैंड इनकी जान बचाने वाला है। तो इसीलिए इनको क्या लग रहा है कि ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट, वंडरफुल, ब्यूटीफुल आइलैंड है। वी एंकर्ड offshore for the night and the next morning all 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore. Offshore means वो समुद्र के किनारे, एंकर्ड मीन्स पार्क करना। जैसे आप गाड़ी को पार्क करते हो ना, ऐसे बोट को या शिप को पार्क करके वहीं पर सो गए अपनी बोट में या शिप में। और सुबह जब सुबह हुई तो 28 इनहेबिटेंट, मतलब वहां पर ये छोटा सा मैंने बताया था आपको आइलैंड है, यहाँ ज्यादा लोग नहीं रहते, सिर्फ 28 लोग ही रहते। जो भी फ्रेंच के जो साइंस बेस के जो लोग हैं उस पर जो काम करते हैं वही लोग होंगे ये भी। तो सुबह ये सारे लोग आकर के इनकी मदद करते हैं, इनको शिप से बाहर निकालते हैं। विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन, my thoughts were full of Larry and Hub, cheerful and optimistic under the direst stress and of Mary, who stayed at the wheel for all those crucial hours. अब जैसे ही नरेटर के पैर जमीन पर पड़े, मीन्स अभी वो क्या थे, मौत से लड़ रहे थे, और जैसे ही उनको लगा ये रियलाइज हुआ कि हाँ फाइनली वो बच गए, अपनी फैमिली को भी उन्होंने बचा लिया, तो उनके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलने लगे उसी स्टॉर्म के बारे में, लेरी और हब के बारे में, कि कैसे उन्होंने इतनी ओड सिचुएशन में भी हिम्मत नहीं हारी। और मेरी के बारे में सोच रहे थे वो, कि उन क्रूशियस, उन खतरनाक घंटों में, उन खतरनाक टाइम में भी उसने वो व्हील को नहीं छोड़ा। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट अ 7-year गर्ल who did not want us to worry about a head injury। और ज्यादा वो किसके बारे में सोच रहे थे, अपनी 7 साल की उस बेटी के बारे में सोच रहे थे, जो अपनी हेड इंजरी के बारे में ज्यादा हमको टेंशन देना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने पहले बताया नहीं। which subsequently took 6 minor operation to remove the recurring blood clot between skin and the skull। और जो उसकी हेड इंजरी थी वो इतनी खतरनाक थी कि उसको सही करने में, उसे इंजरी के सही होने में, वो जो ब्लड क्लोट यानी जो स्किन में ब्लड जम रहा था, बार बार उसको बम्प हो रहा था, उसको हटाने के लिए एक के बाद एक 6 ऑपरेशन, मीन छोटे छोटे 6 ऑपरेशन करने पड़े, तब जाकर के वो ठीक हुआ। इतनी भयानक सी उसको इंजरी थी, फिर भी वो बच्ची चाहती थी कि वो अपने पापा को परेशान ना करें। एंड ऑफ अ 6-year-old boy who was not afraid to die। और आगे राइटर अपने 6
6 साल के बच्चे के बारे में सोच रहे हैं जिसको मरने से डर नहीं लग रहा था। तो इस तरह से हमने स्टोरी को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर नरेटर ने हमको उनका पूरा व्योज के दौरान जो स्टॉर्म आ गया था उसको, हर एक चीज को बहुत डीपली में एक्सप्लेन किया है। थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो आप 2 बार वीडियो को देखिए, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। किसी भी तरह का कोई भी डाउट है आप लोगों को, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है आप लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।